क्लास होगा आर्टिकल का पार्ट 7। आर्टिकल में बहुत लंबा चैप्टर है ये, इसमें हम इसीलिए इसको पार्ट वाइज करके आप लोगों को सुविधा के लिए पढ़ाते जा रहे हैं। तो पार्ट 7 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में। यहाँ देखिए, नदी, नहर, समुद्र तथा महासागर के नाम के पहले द लगता है। ये जितने भी है नदी के नाम, समुद्र, महासागर, इन सबों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अभी आर्टिकल द का प्रयोग जैसे द सरयू, ये नदी का नाम हो गया। द गंगा, गंगा नदी का नाम हो गया। द बाल्टिक सी, ये बाल्टिक समुद्र है, बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। जैसे द लाल सागर, जिसे द लाल सी या रेड सी या लाल सागर भी कहा जाता है, तो ये सब समुद्र है, द लाल सी। आगे देखिए, द हिंदुस ओशन, ये महासागर है, द हिंद महासागर। द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ही हैज नेवर, आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल वाक्य के द्वारा भी हम बनाने की कोशिश किए हैं। वाक्य में कैसे बनेगा, इसमें देखिए, ही हैज नेवर सीन द हिंदुस ओशन, उसने हिंद महासागर कभी नहीं देखा है। यहाँ द लगा है हिंदुस ओशन के पहले। दूसरा सेंटेंस, द प्रशांत ओशन इज द डीपेस्ट वन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इस अर्थ में प्रशांत महासागर के पहले आर्टिकल द लगा है। तो इन सबों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कैसे होता है आप देखें। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट ब्रांच जो होता है, सरकारी शाखाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जो भी सरकारी विभाग का विभिन्न कार्यालय है, विभिन्न डिपार्टमेंट है, उनके जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द जुडिशियरी, जैसे न्यायिक सेवा जो होता है, न्याय संबंधी, न्यायालय से संबंधित जो होते हैं, उसमें आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका या कार्यकारिणी, कोई कार्यकारिणी समिति या कार्यकारिणी कार्यालय होता है, उसके पहले आर्टिकल द होता है। द लेजिस्लेटिव, द, अब इसका सेंटेंस द्वारा देखिए, इन सब ये सभी जो है ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, सरकारी शाखाएं हैं, विभिन्न कार्यालय विभिन्न विभाग से जुड़े हुए, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। हम सेंटेंस द्वारा भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ही इज द मेंबर ऑफ द जुडिशियल ब्रांच, वह न्यायिक शाखाओं के, वह न्यायिक शाखा के सदस्य हैं, वे न्यायिक शाखा के अधिकारी हैं, सदस्य हैं। आगे देखिए, द लेजिस्लेटिव मेंबर रिप्रेजेंट्स हिज कंस्टिट्यूएंसी। लेजिस्लेटिव मेंबर किसको कहते हैं? विधायक जिसको बोलते हैं। विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी का। इस सेंस में देखिए, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट, एम्पायर, साम्राज्य, इन के नाम के पहले द लगता है। जैसे द रोटरी क्लब, जो लोग या सरकारी स्तर से या प्राइवेट कंपनी के स्तर से या पब्लिक के द्वारा ही जो कोई संस्थान गठित करती है, किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द रोटरी क्लब, कोई क्लब का नाम मान लीजिए। द नेहरू क्लब, नेहरू जी के नाम पर जो कोई क्लब स्थापित किया गया है, तो द नेहरू क्लब। द यूथ क्लब, युवा क्लब, युवा मंच, हम जो प्राइवेट रूप से भी कोई क्लब की स्थापना कर लेते हैं, तो वो एक सार्वजनिक संस्था के रूप में उसका उपयोग होता है, तो उसके पहले आर्टिकल द का उपयोग होता है। द राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ये ट्रस्ट जो खास करके मंदिर से संबंध में होता है और व्यापार के बिजनेस के लिए भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं। तो ये ट्रस्ट जो है ये भी सार्वजनिक संस्था से जुड़ी हुई बात होती है, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। राम जन्मभूमि न्यास समिति, ट्रस्ट का मतलब न्यास होता है, तो न्यास समिति जो अभी भी गठित है अयोध्या जी में, तो आप उसका नाम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? द राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ऐसे इंग्लिश में लिखा जाएगा। द यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं,
संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ही वॉज नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ द टाटा फाउंडेशन। फाउंडेशन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द टाटा फाउंडेशन। तो उसके एक तो हम सिंबॉलिक रूप में वाक्य में एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, सेंटेंस बना करके दिए हैं। ही वॉज नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ द टाटा फाउंडेशन। उसको टाटा फाउंडेशन का सदस्य मनोनीत किया गया है, उसको चयनित किया गया है, मनोनीत किया गया है। इस अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग होता है जब किसी फाउंडेशन, क्लब, ट्रस्ट, इंपायर आदि के बारे में उसकी चर्चा हो तो। नेक्स्ट देखिए, शिप, एरोप्लेन या कोई ट्रेन रहेगा तो उसके नाम के पहले द लगता है। जैसे द विक्रांत, ये जहाज का जलपोत का नाम है, बहुत विशाल जहाज पहले था, जल जहाज। द एयर इंडिया, एयर इंडिया जो विमान का नाम हो गया। द कोसी एक्सप्रेस, कोसी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम हो गया, तो उनके पहले आर्टिकल द लगता है। एक तो वाक्य द्वारा हम बनाकर दिखाए हैं। रिसेंटली द एयर इंडिया प्लेन क्रैश्ड इन गुजरात। हाल ही में गुजरात में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ है। तो हाल ही में गुजरात में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हो गया था, तो इसी को हम कहेंगे रिसेंटली द एयर इंडिया प्लेन क्रैश्ड इन गुजरात। रिसेंटली तो खैर इसमें सेंटेंस हाल ही के लिए लिखने में विशेष ध्यान देने की बात है कि एयर इंडिया पर पर्याप्त लगाए हैं, हुआ के द्वारा भी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचित करने वाले, राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचित करने वाले शब्दों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले नाम कौन से होते हैं? तो जैसे इंडिया हुआ राष्ट्र का नाम, और उसमें इंडिया से इंडियन बना लेते हैं। एक वचन में हुआ उसमें एस लगा देते हैं। इंडियंस हो गया, उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये राष्ट्रीयता, इसका मतलब होता है भारतीय। द इंडियंस, भारतीय राष्ट्रीयता सूचक शब्द हुआ। देश के नाम पर आधारित उस व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति विशेष के समूह को जो संबोधित किया जाता है तब उसको राष्ट्रीय सूचक शब्द कहते हैं। जैसे द जापानीज, यानी जापानी जनता, जापान के लोग। द फ्रेंच, फ्रांस के लोग। द इंग्लिश, इंग्लैंड के लोग। द ब्रिटिश, ब्रिटेन के लोग। द एशियंस, एशिया के लोग, एशियाई। द यूरोपियंस, यूरोप महादेश के लोग। तो ये सभी जितने भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं राष्ट्रीयता सूचक शब्द, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे वी आर द इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। द ब्रिटिश हैड रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर लॉन्ग। ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारे देश में लंबे समय तक शासन करते। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए, प्रोनाउन से शुरू होने वाले जो फ्रेज होते हैं उसके साथ द लगता है। प्रोनाउन से शुरू होने वाले कौन से शब्द होते हैं? प्रोनाउन में होता है मोस्ट ऑफ द पीपल, हम इसको सेंटेंस द्वारा ही बना रहे हैं। यहाँ देखिए, ऑल द बॉयज आर रीडिंग। यहाँ ऑल द, यहाँ ऑल तो है ही, बॉयज क्या है? प्लूरल नंबर है। एक बात जान लीजिए कि प्लूरल नंबर के पहले कोई भी नाउन जब प्लूरल नंबर में रहता तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ प्लूरल नंबर होने के बावजूद भी उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि ये ऑल से जुड़ा हुआ है, ये फ्रेज रूप में इसका यूज किया गया है। ऑल द बॉयज आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट इन बिहार। बिहार में अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। तो यहाँ जो ले रहा है मोस्ट ऑफ, और उसके बाद पीपल प्लूरल नंबर में माना जाता है। पीपल का प्रयोग प्लूरल नंबर में होता है, सिंगुलर में नहीं होता। ये बहुवचन सूचक शब्द है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ विशेष परिस्थिति में इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये फ्रेज से जुड़ा हुआ है। यह किसी प्रोनाउन से संबंधित शब्द, नाउन से या वर्ड से जुड़ करके बना हुआ एक फ्रेज है, इसीलिए उस पीपल के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट इन बिहार।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड एज पाकिस्तान। भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। द हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड एज पाकिस्तान। तो देखिए, प्रोनाउन जब फ्रेज के रूप में, शब्द समूह के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसमें आर्टिकल दा लगता है नाउन के ऊपर। ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो फ्रेज के रूप में प्रयुक्त होता है और उसके साथ आने वाले जो नाउन होते हैं उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ और भी हैं प्रोनाउंस जिसको हम एक जगह यहाँ लिख करके बताए हैं। यहाँ देखिए, मोस्ट, ऑल, मैनी, फाइव या कोई भी संख्या सूचक शब्द हो, 1 2 3 4 5, हाफ, यहाँ हाफे तो दीजिए तो हाफे मात्र नहीं हो जाएगा, इसमें क्वार्टर भी तो चल सकता है। 1/3, ए लार्ज नंबर, द मेजॉरिटी, मैनी, इतना और एक एनी। इतना में से कोई भी प्रोनाउन होगा, कोई भी ऐसा वर्ड होगा और उसके साथ अगर ऑफ जुड़ा रहेगा तो ऑफ के बाद आने वाला जो ये नाउन होगा, इस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहाँ इस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसलिए इसमें लिखा हुआ है जो वस्तु, ये इसके लिए नहीं है, ऊपर वाले के लिए है। तो इतने में से कोई भी, जब इसका रूल यहाँ स्पष्ट है, प्रोनाउन से शुरू होने वाले फ्रेज के साथ द लगता है नाउन के पहले, तो वही बात यहाँ कही गई है कि इतने शब्दों में से कोई भी रहेगा और वह ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा तो उस ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा उस नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल देखिए, मोस्ट है, ऑफ से पहले मोस्ट लिखा हुआ है तो ऑफ के बाद आने वाला जो ये नाउन है पीपल, जबकि यहाँ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये प्लूरल नंबर में है, फिर भी यहाँ द का प्रयोग किया गया क्योंकि यह मोस्ट ऑफ से जुड़ा हुआ है। यही इसका रूल है, इसी रूल पर आधारित ये सेंटेंस होने के कारण आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द लगता है। दुनिया में कोई एक मात्र अकेले वस्तु है कोई, उसके जोड़ में, उसके तुलना में दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो ऐसा है कौन? जैसे सन है, सूर्य एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एक ही मात्र है। इसी तरह चांद एक है, पृथ्वी एक है, आकाश एक है, तो इन सबों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो इसलिए हो गया द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। एक तो सेंटेंस द्वारा देखिए, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। यहाँ स्काई तो एक ही तो है, उसके पहले द लगाए। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, सन अकेले एक है, उसके पहले द लगाए। इससे साबित होता है कि जो वस्तु एकमात्र संसार में है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। आगे देखिए, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो कुछ भी हम कहते हैं ये दिशाएं हैं, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कैसे होता है? द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। एक वाक्य वाला सेंटेंस द्वारा देख लिए, नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल भारत के उत्तर में है। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ नॉर्थ के पहले द लगाए हैं, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इसमें लिखिए, देखिए, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, यहाँ ईस्ट के पहले द लगा दी। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य शाम पश्चिम में डूबता है। द सन वेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऐसे कहिए। तो सूर्य पश्चिम में डूबता है, सेट मीन्स डूबना होता है। तो इस तरह आपको डायरेक्शन के बारे में पता चल गया, जिसके पहले आर्टिकल द लगता है। फिर देखिए, यदि किसी व्यक्ति के समान गुण वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। समान गुण वाले, अगर एक ही व्यक्ति का, मान लीजिए कोई राम है और दूसरा मोहन है, राम जैसा गुण मोहन में दिखाई देता है तो मोहन तो राम नहीं हो गया, बस राम का गुण उसमें लक्षण कुछ दिखता है मोहन में। अब ऐसे में हम मोहन पर उसका गुण आरोपित करते हैं
तब ऐसे में उपमोहन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो इसी तरह इस नियम को यहाँ एग्जाम्पल द्वारा दिखाया है कि यदि किसी व्यक्ति के समान गुण वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। समान गुण वाले, जैसे रामू इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी। शेक्सपियर नाटककार थे और बड़े कवि भी थे, इंग्लैंड के, बड़ा प्रसिद्ध थे वे। इतिहास जगत में इंग्लैंड में उनका खूब नाम है, प्रथम स्थान। ऐसे महान कवि या नाटककार, ये जो शेक्सपियर है उसका नाम हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर रहे हैं उसके गुण और स्वभाव या लक्षण को देख करके। यही लक्षण शेक्सपियर में था जो इसमें दिखता है, इसीलिए मानो कि ये बिहार के या भारत के शेक्सपियर हैं। तो इस तरह इस एग्जाम्पल में आप समझिएगा, रामू इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी। रामू हिंदी भाषा के शेक्सपियर हैं। आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद वाज द गांधी ऑफ बिहार। गांधी तो महात्मा गांधी का नाम था। अब महात्मा गांधी में जो कुछ भी सादगी और गुण था बाकी, तो ये सारे गुण अगर हम राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आरोपित करें कि ये गुण उनमें है, तो हम उनको गांधी की उपाधि देते हुए उसी नाम के रूप में इनको निरूपित करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस नाउन के पहले भी या उस उपाधि के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद वाज द गांधी ऑफ बिहार, यहाँ बिहार गांधी के पहले बिहार लगा, गांधी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे के हिसाब से, की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगे। के हिसाब से, की अर्थ में। अब किसी वस्तु का रेट बताना है, उसका दर बताना है, भाव बताना है, तो उस अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कैसे होता है, उस सेंटेंस से स्पष्ट हो जाएगा। सेंटेंस होना और वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, तभी उसके साथ पहले द लगता है। मैंगो इज सोल्ड बाय द किलो, यहाँ किलो के पहले द लगा है। पूछेंगे आम बिकता है, तो आम तो गिनती से भी मान लीजिए गिना जा सकता है, 5 गो 10 गो या दर्जनों में, लेकिन पूछा जाएगा आम कैसे बिकता है, कैसे मिलता है, तो वो कहेगा कि वो किलो के हिसाब से मिलता है या दर्जन के हिसाब से मिलता है। तो आम किलो के हिसाब से मिलता है, अगर ऐसे कहेंगे तो कहेंगे मैंगो इज सोल्ड बाय द किलो, आम किलो के हिसाब से बिकता है। जैसे बनानाज आर सोल्ड बाय डजन्स, केले दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि केले दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, लेकिन सब जगह दर्जन के हिसाब से नहीं बिकते हैं। आप अगर वृंदावन चले जाइए दिल्ली साइड में, तो वहाँ तौल के हिसाब से केले बिकते हैं, वहाँ तौल कर मिलता है केले। तो वहाँ आश्चर्य करना पड़ेगा, वहाँ ये भी पूछना होगा या कोई लोग बताएंगे ये किलो के हिसाब से बिकता है, दर्जन के हिसाब से नहीं बिकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसा यूज कर सकते हैं, बनानाज आर सोल्ड बाय द किलो, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, जैसा भी हो आप इसका यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, मिल्क इज अवेलेबल बाय द लीटर, दूध उपलब्ध है, लीटर के हिसाब से दूध मिलता है। इसका मतलब है दूध कैसे मिलता है, लीटर के हिसाब से मिलता है। बनानाज आर बाउट बाय द डजन, केले दर्जन के हिसाब से खरीदे गए। तो इस तरह दर या रेट बताने के लिए वो जो मात्रा सूचक शब्द होता है, लीटर या डजन या किलो, ये सब जो मात्रक है बाहर का या लंबाई चौड़ाई किसी चीज़ का, तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है के हिसाब से या की दर से, के अर्थ में। आगे कहते हैं सेम या वेरी सेम के अर्थ में द लगता है। सेम या वेरी सेम, जैसे दिस इज द पेन आई लॉस्ट यस्टरडे, यह वही कलम है जिसे मैंने कल खो दिया था, जो मुझसे कल खो गया था। तो यहाँ सेम की बात हो रही है, जो कलम खोया था वही कलम अभी हमारे पास है, प्राप्त है। तो यहाँ सेम है, एक ही चीज़ के बारे में कहा रहा है जिसके साथ दो घटना होती है, एक घटना खो जाना और दूसरी घटना पर वर्तमान में मौजूद होना। तो ये एक ही वस्तु के बारे में दो बात कही गई है। तो ऐसे में सेम या एक ही वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। दिस इज द पेन आई लॉस्ट यस्टरडे,
ही इज द मैन आई सॉ लास्ट ईयर। यह वही आदमी है जिसको मैंने पिछले साल देखा था। यह वही आदमी है जिसको मैंने पिछले साल देखा था। तो वहाँ सेम आदमी के लिए, एक ही वही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। इस अर्थ में आप सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर द कैसे लगता है सो भी आपको बताए हैं कि यहाँ मैन के पहले द लगा, लॉस्ट यस्टरडे यहाँ प्लान के पहले द लगा। ये सेम बताने के लिए एक ही। अगला देखिए, गुण या भाव व्यक्त करने के लिए मदर, ब्रदर, फादर इत्यादि रिलेटिव्स के पहले द लगता है, जिससे व्यक्ति नहीं उसका गुण या स्वभाव प्रकट होता है। ये जो है रिलेटिव्स का मतलब होता है संबंधी, कुटुंब। तो ये सगे संबंधी को हम कोई रिश्ता से पुकारते हैं, उसका अपना नाम नहीं लेते हैं। पिताजी कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, मदर कहते हैं, फादर कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो ये सब रिलेटिव्स है, रिलेटिव सूचक शब्द है। और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा गहरी बात है। इसमें कहता है गुण या भाव व्यक्त करने के लिए मदर, ब्रदर इस सब के रिलेटिव के पहले द लगता है, जिससे व्यक्ति नहीं गुण या स्वभाव का बोध होता है, स्वभाव प्रकट होता है। इसके एग्जाम्पल से समझिएगा। द मदर इन हर क्राइड आउट। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, खो गया और माँ बहुत बेचैन है। जब माँ को प्राप्त हुआ, मिला, वो उसे देखकर खुशी होनी चाहिए, लेकिन वह खुशी का स्थान पर जोर जोर से रोना शुरू कर दे। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर रहने वाला मातृत्व गुण जो है वह प्रकट हो गया, रोने के रूप में वह प्रस्फुटित हो गया, प्रकट हो गया। क्योंकि वह माँ तो है, स्थूल शरीर से, फिजिकली रूप से वह माँ है, लेकिन वह माँ, उसका अंदर का हृदय जो माँ रूपी हृदय है, उस माँ रूपी हृदय से ये रोदन की पुकार आई, प्रकट हुआ। वह मानो कि उसका अंदर में छुपा हुआ जो माँ का मातृत्व और वात्सल्य भाव है वह रोने के रूप में प्रस्फुटित हो उठा, प्रकट हो उठा। तो ये इस भाव से यहाँ पर व्यक्ति का रिलेशन नहीं, बल्कि उसके अंदर जो उसके आधार पर उसका जो गुण होता है, उस गुण को व्यक्त करने के लिए द लगता है। जैसे द मदर इन हर क्राइड आउट, उसके अंदर जो मातृत्व गुण था वह रो पड़ा। दूसरा देखिए, द ब्रदर इन विभीषण वाज चेंज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ रावण। आप सीरियल देखे होंगे, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण जी अपने भाई के लिए खूब रोते हैं। और जिंदगी भर जब युद्ध में रावण आता है तो विभीषण उसके विरोध में भगवान का सपोर्ट करते हैं, भगवान श्री राम का सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक तो वे दुश्मनी के भाव से चल रहे हैं, लेकिन जब वही मर जाता है रावण, तो विभीषण जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो आप ऐसे में क्या समझिए कि उसके अंदर जो भाई का प्रेम था, भाई का गुण था, वह प्रस्फुटित हो उठा, वह प्रकट हो उठा, वह मुखर हो उठा और रोने के रूप में प्रकट हो गया। तो यही बात कर रहा है, या उसका स्वभाव बदल गया, उसका दिमाग विचलित हो गया। उस समय यह भूल गया कि हम इससे लड़ रहे हैं, ये मेरा दुश्मन है, और वह उसके अंदर जो छुपा हुआ भाई था, भाई का रूप था या प्रेम था, वह एकाएक प्रकट हो उठा और भगवान के सामने वह भी फूट फूट कर रोने लगा। तो ये कहने का मतलब हुआ, आपको इतना विस्तार इसलिए समझाया कि ये थोड़ा सा गंभीर बातें हैं जिसको ठीक ढंग से समझने पर ही समझ सकते थे, इसलिए इसका एग्जाम्पल लंबा चौड़ा देना पड़ा। इसमें देखिए, द मदर इन हर क्राइड, द ब्रदर, ठीक है, द ब्रदर इन विभीषण वाज चेंज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ रावण। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण का जो भातृत्व भाव था वह बदल गया, द्वेष की जगह, दुश्मनी की जगह अब उसको प्रेम, भ्रातृ प्रेम में बदल गया, जिसका नतीजा वह रोने लगा। तो आज के क्लास में हम इतना कुछ मैटर आपके सामने लाए थे, जिसका हम विधिवत एक्सप्लेन सबका कर दिए हैं यथासंभव। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और इस तरह निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि आपको चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जो ये आर्टिकल द का प्रयोग चल रहा है, ये और कुछ चलेगा जो अगले पार्ट में हम पार्ट 8 में बताएंगे। अभी जो पार्ट 7 चल रहा है, इसके लिए आज का क्लास यही संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।